हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर अपने छोड़ा था कल। अपन ने कल कहाँ तक कर लिया था? अपन ने कल कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे अपन जेईई एडवांस के, वो अपन ने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था। ये सर्किल वाला कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स। अब 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स माइनस ए कॉमा माइनस बी, 0,0, ए कॉमा बी एंड ए स्क्वायर कॉमा ए बी, दे आर कोलिनियर वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम वर्टिस ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले कोलिनियर की चीज कंडीशन देखते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी तीन पॉइंट्स, इफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास किसी भी कोई भी तीन पॉइंट्स जैसे x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, अगर ये सपोज तीन पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, तो एक्चुअली इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये जीरो होता है। ये जीरो, ये आती कंडीशन आती कहाँ से है? ये एक्चुअली आपके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में से आएगी। ये कंडीशन आती कैसे है कि ये एक्चुअली ये एरिया होता है, मतलब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सपोज देयर इज ए ट्राइंगल, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इसका जो एरिया होता है वो ये होता है, हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब अगर ये तीनों पॉइंट, सपोज ये ऊपर वाला पॉइंट ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये ट्राइंगल होगा जो कि लाइन पे होगा। इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए। इससे ये कंडीशन आती है कि दिस दैट इज इक्वल टू जीरो। अभी अपन को कंडीशन कौन से पता चलती है, अपन को सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्व करने पर अपन कोई भी तीन पॉइंट्स लेके चलते हैं। मान लो जैसे अपन ने क्या क्या किया, -a-b 1, a b 1 और a2 a b 1। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जब डेट निकालोगे तो डेट एक्चुअली इजी इजी जीरो आ रहा है। मतलब कि जैसे कि इसमें से मैं क्या लूँगा, इसमें से ए बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो इसमें ये हो जाएगा मेरे पास a-b 1, a b 1, a b 1/a, ये हो गया। डेट निकालने की कोशिश करूँगा तो ए यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, इस 1/a इंटू -ab प्लस ए बी, ये ज़ीरो हो गया। और ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये -1 इंटू -ab प्लस ए बी, ये भी ज़ीरो हो गया। और 1 + 1 इंटू ए बी माइनस ए बी, ये भी जीरो हो गया। तो इसमें अपन ये देख पा रहे हैं कि दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, टोटल इज जीरो। तो यानी कि डेट इज जीरो। इसका मतलब ये आप किसी भी और भी कोई भी दूसरा पॉइंट लोगे ना, तब 0,0 से भी करके देखोगे तब भी यही आएगा। तो अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आपका 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1979 का जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? Question number 12, the point 4,1 undergoes the following three transformations successfully. पहला है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y एक्सिस। अच्छा, ये तीन फाइनल पोजीशन हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये किस तरह से चेंज हो रहा है। द पॉइंट 4,1 अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रांसलेशन और रोटेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए कि क्या होता है। अगर नहीं भी आए तो भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसको। जैसे कि पॉइंट 4,1 है, 4,1 पॉइंट है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, अगर ये इट इज रिफ्लेक्टिंग अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो x होता है वो y बन जाता है और y जो है y x बन जाता है। यानी कि हमारा जो पॉइंट हो गया है वो अब 1,4 हो गया है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप के बाद जो चीज़ हुई है। अब हमारा जो पॉइंट है वो ट्रांसलेटेड थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमारा जो न्यू पॉइंट हो गया है वो हो गया है 1,4 से 2 यूनिट्स आगे बढ़ गया है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया होगा, तो 1 + 2,4, तो यानी कि हमारा पॉइंट हो गया 3,4।
थर्ड, it is rotated through an angle p by 4. p by 4, I think this is a mistake. ये p by 4 नहीं है, pi by 4 होगा. pi by 4 about the origin in the counter clockwise direction. हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी थर्ड स्टेप में. इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. तो यानी कि हमारे पास पहले पॉइंट था 3,4. 3,4 का मीनिंग क्या होता है कि ये डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट है और ये डिस्टेंस है हमारा 3 यूनिट, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16 इज 25, √25 इज 5, दिस यूनिट इज 5. अब अगर इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग, वी हैव टू रोटेट इट बाई एन एंगल पाई बाई 4, यानी कि इसने इसको पाई बाई 4 यूनिट से रोटेट कर दिया. तो ये एंगल थीटा था. अब हमें इसके नए कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसका मतलब थीटा इज व्हाट, दिस इज tan थीटा इज 4/3, 4/3 करेक्ट. तो अब हमें क्या निकालना होगा, बाई कोऑर्डिनेट, दिस इज 5 यूनिट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 cos ऑफ थीटा प्लस π/4, कॉमा 5 sin ऑफ थीटा प्लस π/4. लगा देते हैं. तो ये नई कोऑर्डिनेट्स अपन के क्या आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 5 cos से cos π/4 इज 1/√2 माइनस sin ए sin π/4 इज 1/√2. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया अपन का. तो 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, तो 3/5√2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 4/5√2, यानी कि 5 आपको कैंसिल कर दोगे तो ये बचा आपका -1/√2. तो एक्चुअली में यही इसको करने से ही आपका ऑप्शन सी आ चुका है. लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ, आधा के छोड़ना किसी भी चीज़ को. हो सकता है क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट ही पूछा जाता. तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, 5 sin थीटा प्लस 5/4 इज sin ए cos π/4 प्लस cos ए sin π/4. तो ये हो गया आपका 5 sin थीटा इज व्हाट 4/5, तो 4/5√2 प्लस cos थीटा इज 3/5√2. तो ये हो गया आपका 5 कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका 7/√2. इजी क्वेश्चन. तो ये आपका इस तरह से ये ट्रांसलेशन और रोटेशन का इस तरह का प्रॉब्लम होता है. या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ कर लो, और नहीं तो नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ नहीं करना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी सॉल्व कर लो. अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन दी हुई है हमें. ट्राइंगल फॉर्म पूछ रहा है कैसे होगा. तो स्ट्रेट लाइन्स आर x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और थर्ड इज x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -y, y इज इक्वल टू -x ले लेते हैं. तो ये हो गया आपका 2x, 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2. एक पॉइंट तो ये आ गया. अब नेक्स्ट प्लस वाई इक्वल टू 0 को हमने इससे सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू -y, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड इस इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए. 3x प्लस 9y इक्वल टू 12, माइनस 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 -8y माइनस 8y इज इक्वल टू 1. if y is equal to 1 then x is equal to 1, तो 1,1. तो डिस्टेंस देख लेते हैं. अब इसकी क्योंकि इसने आइसोसेलेस इक्विलेटरल या राइट एंगल पूछा है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं. इसको a, ये b, ये c,
तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 32, यानी कि रूट 32 इज 4 रूट 2। और बी सी विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। सी ए विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। तो इसके दो साइड्स तो इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है और इन दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। दिस इज योर 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन को अपन क्या सॉल्व करेंगे कि एक पॉइंट पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड लोकस ऑफ द पॉइंट एस सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ओके, ये बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। शुरू जी एडवांस से पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग ईयर्स के थोड़े से रिलेटिवली सिंपल आते थे, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, वो टफ क्वेश्चन बाद में आएंगे। तो ये है एस क्यू एस आर एस पी एस, सपोज एक्स एक्स कॉमा वाई है, तो एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 SP स्क्वायर। तो एस क्यू स्क्वायर इज वॉट, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एस आर स्क्वायर इज वॉट, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 2 into SP square. SP is x minus 1 whole square plus y square. इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। This is 2x square plus 2y square minus 2x plus 5 is equal to 2x square plus 2y square minus 4x plus 2। डिस्टेंस कैंसिल, ये बचा आपका क्या, 2x is equal to -3, x is equal to -3/2। It is a straight line which is parallel to x axis, sorry, it is straight line which is parallel to y axis, क्योंकि ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये x ये है, मतलब ये 0,0 है, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि -3/2 डिस्टेंस पर है ये लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बी इज द आंसर। अभी अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अभी क्वेश्चन क्या है, द लाइन L हैज इंटरसेप्ट A and B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन क्या है अपन का, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसके इंटरसेप्ट हैं, ये है A और ये है B। ओके, अब क्या है, when the axes are rotated through a given angle keeping the origin fixed, the same line L has intercept P and Q। ओके, इसने अब क्या किया है, इसने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है इस लाइन को, नाइन्टी डिग्री नहीं बोला है, थ्रू ए गिवन एंगल बोला है। तो थ्रू ए गिवन एंगल मतलब हम इसको थीटा थीटा से रोटेट कर देते हैं। ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, नई वाली वाई एक्सेस, और ये हमारी नई वाली एक्स एक्सेस हो गई। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या हो गई है यहाँ पर, जो मैंने जो डायग्राम बनाया है ये पैरेलल लाइन बन गई है, तो ऐसा नहीं करना है हमें, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, दिस इज योर कोऑर्डिनेट। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ये है ए डिस्टेंस, ये है बी डिस्टेंस, ये होगा आपका बी डिस्टेंस, है ना।
इसने क्या बोला है कि यहाँ पर ये जो नया डिस्टेंस है, ये वाला, ये नया डिस्टेंस है आपका p, और ये वाला जो नया डिस्टेंस है ये है q, रोटेटेड एक्सिस में। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन एक चीज एक इन्फरेंस ले सकते हैं यहाँ से कि क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो आप पहले केस में लो, पहले केस में जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, क्योंकि लाइन सेम है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन भी सेम रहेगा दोनों ही केस में, क्योंकि जब अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन थोड़ी ना चेंज होगा, है ना, तो वो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब इन द फर्स्ट केस जो फर्स्ट केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी वो क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्सिस रोटेट हो गए। तो दूसरे केस में हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इक्वल टू 1। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है अपन का पहले वाले केस में, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डी ले लेते हैं इससे कंफ्यूज नहीं हो, ये डी दिस विल बी इक्वल टू 1/√ओवर 1/a² प्लस 1/b²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन एक्स प्लस बी प्लस सी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में एक बार कराया है, इसी क्वेश्चन में तो था, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेना तो ये समझ में आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दूसरा, हाँ डी, ये बेसिक फॉर्मूला है सबको पता होगा भी ये। दूसरे केस में डी इज इक्वल टू 1/√ओवर 1/p² प्लस 1/q²। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी, 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q²। कोई कंडीशन है क्या यहाँ पर? हाँ, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन तो काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो टू परपेंडिकुलर लाइन अपन ऐसे ले लेते हैं, एक एक लाइन ऐसे ले लिया, नहीं, एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा, इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी, दूसरे का स्लोप होगा बी बाई ए, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। हाँ, एक पॉइंट ले लेते हैं अपन अल्फा कॉमा बीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसका स्लोप है m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप है बी बाई ए। m1 m2 इज इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर कंडीशन पूरी हो गई। तो अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट लेते हैं, इसका डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस d1 इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर मैंने ये लाइन ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0, इस पॉइंट से अल्फा कॉमा बीटा से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एक दूसरी जो लाइन होगी वो होगी हमारी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, ये देखिए तो D1 निकाल लेते हैं। तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस C1 अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। D2 will be equal to b अल्फा माइनस ए बीटा प्लस C2 अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। इन दोनों का सम इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मीनिंग a प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बी माइनस ए इंटू बीटा प्लस C1 प्लस C2 अपॉन रूट ओवर a² प्लस b² इज इक्वल टू 1।
तो इसका लोकस तो अपन का आना चाहिए ए प्लस बी, ये कांस्टेंट है, इसको अल्फा को एक्स ले लेंगे और बीटा को वाई ले लेते हैं, तो प्लस बी माइनस ए इंटू वाई प्लस सी वन प्लस सी टू, है ना, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये इसका मतलब दिस इज स्ट्रेट लाइन है, स्लोपस फंक्शन स्ट्रेट लाइन है। सिंपल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The question is the locus of a variable point whose distance from minus 2 comma 0 is 2 by 3 times the distance from the line x। अरे ये तो आपकी, ये तो बेसिक डेफिनेशन है एलिप्स की। तो ये हो गया एलिप्स और ये है, ये पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया एक फोकाई माइनस 2 कॉमा 0, दूसरी फोकाई 2 कॉमा 0 होगी, ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इज इक्वल टू माइनस 9/2, ये एस पी हो गया, ये पे पॉइंट वेरिएबल हो गया एस पी बाई पी एम, एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई व्हेन ई इज लेस देन 1, क्योंकि ये 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 2 कॉमा 0, यानी कि एस पी इज 2/3 टाइम्स फ्रॉम इस डिस्टेंस, यानी कि एस पी इज इक्वल टू 2/3 पी एम, ये दिया हुआ है, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, विच इज ई, ई दिस 2/3 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये तो एलिप्स हो गया। तो एलिप्स ये है इसका आंसर, है तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ दिस एंड दिस, इक्वेशन को डायग्राम पर पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बन रहा पैरेललोग्राम, इसमें एक साइड है, एक साइड की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके दो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि दो इक्वेशन आपकी जो आई हैं, एक तो है x माइनस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन से आपके x इज इक्वल टू 2 ये होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए x इज इक्वल टू 3, और वैसे ही वाई एक्सिस की देख लेते हैं, वाई एक्सिस क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, वाई इंटू वाई माइनस 5 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5, तो वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है ये हुआ है वाई इक्वल टू 1 और ये है वाई इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा ये होगा 2,5, ये हो गया 2,5, ये हो गया आपका 3,5, ये हो गया आपका 3,1, ये हो गया 2,1। तो इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स निकालना है, तो एक डायगोनल तो आपकी ये हो गई और दूसरी डायगोनल आपकी ये हो गई, तो बेसिक बेसिक है क्वेश्चन पे। तो इसमें आप क्या करोगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 12, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो ये हट गया ऑप्शन, ये हट गया ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन बचे। दूसरा इसी कुछ ये वाली क्वेश्चन अपन निकाल लेते हैं, ये वाली दूसरी वाली निकाल लेते हैं। दूसरी वाली क्वेश्चन है आपकी y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 7,
ये सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, फॉर्म बाय द लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इसमें भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड ये है एक्स, ये है वाई इक्वल टू 0, ये है आपकी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट पॉइंट, पॉइंट टू द अपोजिट साइड, है ना। तो अभी इसमें देख लेते हैं, अगर हम ई वाला पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट, तो बी वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे अपोजिट साइड पर, तो ये वाली, ये होगी, ये लाइन होगी ऑल, है ना। और सी वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे अपोजिट साइड पर, तो ये होगा। और इन दोनों परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,0 है। तो इसका मतलब इसका तो ऑर्थो सेंटर 0,0 पे आ गया। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If PQR is a right angle triangle, राइट एंगल है P 2,1, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है 2,1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। Then the equation representing the pair of line PQ and PR. इस पे तो इसका स्लोप अपन को पता है m इज इक्वल टू -2 है, और ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल है। हाँ, तो इन दोनों के स्लोप निकाल सकते हैं अपन, फिर उस पर इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये भी ठीक है। तो 1045 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस 2 1 माइनस 2m1। तो यानी कि m1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो m1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। m1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2m1, इससे एक और इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो आप ये क्या आएगा, 3m1 इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 इज इक्वल टू -1/3। और यहाँ पर आएगा m1 इज इक्वल टू 3। तो दो स्लोप की वैल्यू आई है, तो m1 -3 और m1 इक्वल टू 3। इससे एक इक्वेशन, मतलब ये इसकी और इसकी इक्वेशन है, इसकी और इसके स्लोप है। तो इक्वेशन क्या आएगी, एक इक्वेशन होगी आपकी y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन होगी y माइनस 1 इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन होगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है 3y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 2, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 5। और जो हमारी जो इसने पूछा है पेयर ऑफ लाइंस, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x माइनस वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 15x माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें से 3x स्क्वायर ओके है, 3y स्क्वायर ओके है, सभी में ही है।
8xy देख लेते हैं, 9xy माइनस एक्स वाई, ये 8xy पॉजिटिव में आ रहा है, 8xy, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिया और ये तीनों में तो ये ऑप्शन है। फिर उसका एक्स के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स -15 प्लस -15 -5, यानी कि -20x होना चाहिए हमारे पास, तो ये ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि एक्स का जो कंपोनेंट है एक्स, ये और ये मिलके -20x बना देंगे। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है कि इफ x1 x2 x3 आर एज वेल एज y1 y2 y3 आर इन जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सेम कॉमन रेशियो इन द रेशियो दिस आर दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन वाले ही होते हैं। देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि x1 x2 x3 ये जीपी में है, तो इसका मतलब x2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कि x1 x2 इज x1 r, क्योंकि जीपी में क्या होता है, रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो ऐसे ही ये x3 को अपन लिख सकते हैं x1 r², ऐसे ही y1 को कैसे लिख सकते हैं, y1 है ये, और दूसरा y2 को अपन लिख सकते हैं y1 r, और इसको y2 y3 को कैसे लिख सकते हैं y1 r², है। अब ये है अपन के पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का सबसे पहले तो अभी अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था कि इनका डिटर्मिनेंट होता है कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो अपन क्या करते हैं, ये कर देते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है। तो x1 y1 1 और x2 इज x1 r, y2 is y1 r 1, x3 is x1 r², y3 is y1 r², और ये 1। तो इससे क्या होगा, हाँ ठीक है, इससे r बाहर निकाल लोगे, तो ये r बाहर आ गया, नहीं r बाहर नहीं निकालेंगे, इससे अपन x1 कॉमन निकालेंगे, इससे उस कॉलम से x1 निकालेंगे, इस कॉलम से y1 निकाल लेते हैं। तो x1 y1 जब कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये आएगा 1r r², ये भी 1r r², ये 1 1 1। अब ये दोनों कॉलम बिल्कुल सेम है, जब दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट में सेम होते हैं तो वो इसकी वैल्यू 0 होती है, या दो रो या दो कॉलम। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब दिस लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन क्या है, लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज वर्टिकल, पहले ट्राइंगल बनाते हैं फटाफट, ट्राइंगल बना दिया। पी एस, ये है पॉइंट पी 2,2, ये इसका मीडियन बना लेते हैं। एस क्यू दिया हुआ है हमें 6,-1, आर दिया हुआ है 7,3। मीडियन आप लोगों को पता ही होगा, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो अपोजिट वर्टिसेस से मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड को ज्वाइन कर रहा होता है। तो मिड पॉइंट पहले कैलकुलेट करना होगा, मिड पॉइंट हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 7 + 6 x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये हो गया 13/2, 1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू 1, एंड पैरेलल टू पीएस, पैरेलल टू पीएस मतलब उसका दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब उनका स्लोप इक्वल है। पहले तो स्लोप निकाल लो इसका, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 2 - 1 अपॉन 2 - 13/2, विच इज 2/-9, यानी कि -2/9। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि 1, -1 से पास कर रही है, इसका स्लोप -2,9 हो। तो हमारी इक्वेशन होगी y - y + 1 इक्वल टू
m minus 2 by 9 into x minus 1. 9y plus 9 is equal to minus 2x plus 2. So 2x plus 9y plus 7 equal to 0. D is the option. इस क्वेश्चन में हमें इंसेंटर पूछा गया है. इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. पहले तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं. पहले तो इस ट्राइंगल को देख लेते हैं कि ट्राइंगल है क्या. इस ट्राइंगल में एक वर्टिसेस है 1,√3, दूसरी वर्टिसेस है 0,0, तीसरी वर्टिसेस है 2,0. तो अगर हम इसको देखोगे तो इसकी लेंथ होगी 3 + 1 2. ये भी 3 + 1 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है. ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो इंसेंटर सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं. इंसेंटर एक्सेंटर सब सेंट्रॉइड सब चीज़ें. तो इसका मतलब अगर हमें इंसेंटर निकालना है तो हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं. इस सेम एज सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड निकालना रिलेटिवली आसान होता है. हो गया 1 + 0 + 2/3 कॉमा √3 + 0 + 0/3. ये हो गया आपका 1 कॉमा 1/√3. तो ये आपका आंसर आ गया डी. ओके, ये वाला क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक है. सॉरी, कभी कभी गलती से हो जाती है ये सब चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 क्या है. नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज ए इंटीजर. पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसमें. तो 3x + 4y = 9 एक लाइन है और दूसरा y = mx + 1. तो 3x + 4 × mx + 1 = 9. 3x + 4mx + 4 = 9. तो 3 + 4m × x = 5. x = 5/3 + 4m. अब इसने क्या पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर वैल्यू ऑफ m निकालनी है, इस पर इंटीजर हो. तो अगर x इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर then 5/3 + 4m, this must also be an integer. ये इंटीजर कब कब हो सकता है. जब या तो ये इंटीजर कब हो सकता है जब 3 + 4m या तो 1 हो या -1 हो या फिर 5 हो या फिर -5 हो, है ना. और किसी वैल्यूज पे हो नहीं सकता ये. ओके, अब इसके बाद अपन इसको कैसे देखेंगे. तो हमारे पास m की 4 वैल्यूज आनी चाहिए. तो पहली वैल्यू है आपकी 3 + 4m = 1 पे. इस पर m की वैल्यू क्या आएगी. m = 1 - 3 - 2/4 विच इज इक्वल टू -1/2. m की इसने इंटीजर वैल्यू पूछी है इन लोगों ने क्वेश्चन में. तो दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट अवर वैल्यू. 3 + 4m = -1 ले लेते हैं. तो ये m की वैल्यू क्या देता है. -4/4 - 1. ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये काम की वैल्यू है. तो 3 + 4m = थर्ड वैल्यू क्या है 5. तो ये m की वैल्यू क्या है अपन की 2/4. फिर बेकार वैल्यू है, इसको हमें हटा देना है. फोर्थ वैल्यू इज 3 + 4m = -5. तो ये क्या हुआ. m = -8/4 -2. तो ये राइट वैल्यू है. यानी कि दो इंटीजर वैल्यूज जिस पर x इंटीजर हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटीजर हो, तो वो आएगी अपन की -1 और -2. और ये दो वैल्यूज हैं. तो इसका आंसर होना चाहिए 2. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस y = mx, y = mx + 1, y = nx and this one.
तो पहले तो देख लेते हैं लाइंस का क्या खेल है यहाँ पे। एक तो ये है लाइंस, पहले तो हम बना सकते हैं क्या अपन? तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो यहाँ पर अपन की इक्वेशन हो गई ये, सपोज ये y इक्वल टू एम एक्स से पहले तो ये जान लो कि जब इक्वेशन ऑफ लाइन जस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमेशा y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू कुछ होती है, y इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स, है ना, जिसमें स्लोप अल्फा होता है स्लोप एम होता है। तो ये दोनों लाइंस तो ये हो गई। एक इक्वेशन हमने y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन दिया हुआ, तो ये हो गई आपकी y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, और ये इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स, इसमें x कंपोनेंट जो है ना वो आगे बढ़ गया है बाई डिस्टेंस वन, वन बाई एम, तो है ना, तो इसलिए आगे आगे हो गया है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे लिखा है। तो एक पॉइंट्स हो गए मेरे 0,0। अब मैं इसको कम ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो दो पार्ट में डिवाइड करने पर जो इसका एरिया होगा A1 और इसका एरिया होगा, पैरेललोग्राम में ये दो एरियाज होते हैं दोनों सेम होते हैं, तो A1 इज इक्वल टू A2। तो अगर मैं A1 निकाल लेता हूँ और उसको ट्वाइस कर देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया विल बी अवर रिक्वायर्ड एरिया, है ना। तो मुझे सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं पहले तो एन एक्स, तो ये आ गया अपन का n माइनस एम, एक्स इज वन अपॉन एन माइनस एम, वाई इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस एम। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू जीरो आएगा, x इज इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू वन आ रहा है ना। तो अपन एरिया A1 निकाल लेते हैं। A1 एरिया इज मॉड ऑफ 0, 0, 1, 1 बाई एन माइनस एम, एन बाई एन माइनस एम, 1, 0, 1, 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, A1 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया नहीं सॉरी, अभी ये हो गया डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है 1 इंटू 1 बाई एन माइनस एम। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ A1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई एन माइनस एम। ओ सॉरी, मैंने एरिया निकालने में एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ भी करना पड़ता है, दिस एरिया इज हाफ ऑफ दिस मॉड, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे हाफ पी, तो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया इज 2 इंटू 1/2, यानी कि दिस इज कैंसिल 1 बाई एन माइनस एम, तो 1 बाई एन माइनस एम, तो आपका ये वाला आंसर होना चाहिए टी। ओके, ये 2001 स्टूडिंग में है ये वाला क्वेश्चन। If let alpha lie between 0 and pi by 2 of fixed angle, if P is this, Q is this, Q is obtained from P। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा एनालिसिस मोड में जाना पड़ेगा अपने। ये है अपन का एनालिसिस मोड, और इसमें अपन क्या करते हैं, ये फिक्स एंगल है, P पॉइंट है। P पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये आपका P पॉइंट हो गया, दिस P पॉइंट इज P थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ओके, यानी कि इसका मतलब इसका यूनिट 1 है और ये एंगल थीटा है। Q पॉइंट इज अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मेरा एक पॉइंट P अल्फा माइनस थीटा, तो यहाँ पर इसका मतलब मेरा ये जो पूरा ये वाला एंगल होना चाहिए, ये अल्फा माइनस थीटा होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये जो मेरा ये वाला एंगल हो गया, ये कितना हो गया, अल्फा माइनस 2 थीटा हो गया ये। ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, बिल्कुल नहीं करा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, नो, गलत। रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप tan अल्फा, अच्छा। तो अगर हम रिफ्लेक्शन देखें इसका, तो ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए अबाउट सम लाइन, अबाउट दिस लाइन, है ना। ये एक लाइन बना लेते हैं,
जिसमें जिसका ये वाला एंगल होगा अपन का हाफ ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा, और ये वाला भी एंगल होगा अपन का हाफ ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन है ना। तो रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप। अच्छा, इसका स्लोप निकालना है अपन को, मतलब इसका पूरा एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा एंगल कितना है, दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस हाफ ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा बाई टू। हाँ, तो इस लाइन का स्लोप स्लोप क्या है, एम इज इक्वल टू टेन ऑफ दिस एंगल विच इट मेक्स द एक्स एक्सिस, तो टेन ऑफ अल्फा बाई टू। हाँ, तो ये लाइन इस अल्फा माइनस थीटा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है थ्रू अ लाइन हुज स्लोप इज टेन अल्फा बाई टू। ये ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है अपन को, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एल एस पॉइंट को देख लेते हैं, पी पॉइंट्स पी क्यू आर। तो हमारे पास ये पॉइंट्स कैसे हैं, ये पॉइंट है हमारा -1,0 पी, और क्यू पॉइंट 0,0 है, आर इज ये 3,3√3। तो ये है अपन का पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये है पॉइंट आर, पी क्यू आर है। तो पी क्यू आर मतलब, हाँ, इसका एंगल। तो इसका एंगल आप निकाल सकते हो, इसका एंगल थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू 3√3/3। तो ये √3 आ गया। तो ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आना चाहिए, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना। तो इसका मतलब ये एंगल होना चाहिए आपका, ये बचा हुआ एंगल कितना है, 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री हो गया। अब इसका हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर निकालना है। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर कितना होगा, ये 60 डिग्री है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि ये एंगल हमारा होना चाहिए 60 डिग्री। तो मतलब इस बाइसेक्टर का जो स्लोप होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए टेन ऑफ 60 प्लस 60, टेन ऑफ 120 डिग्री। तो टेन 120 डिग्री क्या होता है, टेन ऑफ 90 प्लस 30। टेन ऑफ 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस कॉट 30, -1/10 30। तो ये हो गया आपका -√3। तो ये क्या हो गया अपन का, तो y इज इक्वल टू, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -√3x, y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग टू द ओरिजिन हैविंग स्लोप m, y इज इक्वल टू mx होता है, y इज इक्वल टू -√3x, y प्लस √3x इक्वल टू 0। ऑप्शन आ गया। Straight line to the origin O meets the parallel lines this and this at P and Q। पैरेलल लाइंस बना लेते हैं पहले, लाइंस प्लॉट कर लेते हैं पहले तो। क्योंकि लाइन वन है वो है 4x प्लस ये, मतलब ऐसे होगी। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा अपन का 9/4,0, और ये होगा 9/2, 0,9/2। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू -6। वो यानी कि x/-3 प्लस y/-6 इक्वल टू 1। हाँ, तो ये दोनों नेगेटिव में कट कर रहा है। तो यानी कि दूसरी जो लाइन होगी हमारी वो ऐसी होगी, पैरेलल लाइन से ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर x इक्वल टू -3 है, -3,0 हो जाएगा ये, और ये 0,-6 हो जाएगा। तो हमें जी ओरिजिन से हमने एक सपोज एक लाइन बनाई, इसने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इसको कट कर रही है यहाँ पर, तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये 0,0 पॉइंट ओरिजिन से। तो किस पी क्यू को, ये ये पी है ये क्यू है, तो ओ पी क्या होगा, ओ पी विल बी इक्वल टू 9/√16 + 4।
9/√20। ऐसे ही ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू विल बी इक्वल टू 6/√5। हाँ, 6/√5। ओके, तो ये ओपी, ये तो आ गया। तो ओपी और ओ क्यू, तो ओपी अपॉन ओ क्यू क्या हो गया, ओपी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू 9/√20, 6/√5। ये हो गया आपका 9/6 इंटू 2, √5 कैंसिल हो गए, 9/12, 3/4। तो 3:4। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन। और फिर मैं कोशिश करूँगा इन क्वेश्चन के बाद फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी डाल दूंगा। तो देखते हैं 30th क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स means both the coordinates should be integer exactly in the interior of the triangle with vertices this and this। तो ये है ट्राइंगल, क्या है अपन का, 0,0, 0,21, दूसरा पॉइंट है 21,0। अभी यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर एक स्क्वायर बना लेते हैं इसका, ये है ना, हमें एक्चुअली इस ट्राइंगल के अंदर निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें कितने हैं ये निकालना है पॉइंट्स। तो पहले तो विद इन पूछा है इसने, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में लाइन पे अगर हो तो वो हमारा पॉइंट नहीं है। अब एक्चुअली अगर अपन इसमें देखेंगे कि तो ये 21 है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन द स्क्वायर बाई सिमेट्री अगर अपन देखें, ये 0, 1, 2, 3 ऐसे इंटीजर तक जाएंगे, तो आप यहाँ पर 21 तक जाओगे, 20 तक जाओगे। तो 20 पॉइंट इधर, पॉइंट्स इधर, और 20 पॉइंट वाई एक्सिस पर। ये ध्यान से देख लेना, मैं ये इस पर फोकस कर रहा हूँ कि 21st पॉइंट जो है ना, ये नहीं लेना है हमें। क्योंकि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये विद इन नहीं है, ये ऑन द लाइन है। तो 20 बाई सिमेट्री इस पूरे स्क्वायर में पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर, पॉइंट्स विद इन द स्क्वायर कितने हो गए, 20 × 20 विच इज 400, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, अब इस लाइन पे पॉइंट्स देख लेते हैं। इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, एक तो होगा अपन का, क्योंकि ये लाइन ये है ना, तो यहाँ पे अपन की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 1,1, 2,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे करके पॉइंट्स होंगे, है ना। तो हाँ, मतलब मैं उस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर मैंने ऐसी डायगोनल ले ली, तो इस पर जो पॉइंट होंगे वो ऐसे होंगे, 1,1 होगा, 2,2 होगा, है ना, ऐसे सिमिलर पॉइंट, सिमिलर काउंट, बस काउंट कर रहा हूँ पॉइंट्स को। तो यहाँ पर मेरे पास कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 20,20 तक, क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स लेने हैं। ये 21,21 हमारा पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ये इस पर लाई कर रहा है, ये नहीं है हमारा पॉइंट, है ना, ना 0,0 का। तो हमारे पास पॉइंट्स कितने हो गए, 20 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर जो लाइन पे लाई कर रहे हैं। ऑन द लाइन 20 पॉइंट्स है। तो इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के विद इन, इस स्क्वायर के विद इन हमारे जो कितने पॉइंट्स हैं, एक्सक्लूडिंग दिस लाइन, एक्सक्लूडिंग वन लाइन, एनी वन लाइन, वो हो गए हमारे 400 माइनस 20 इज इक्वल टू 380। अब अपन को अगर इस, अब बाई सिमेट्री अगर अपन निकालने चाहें, तो जितने पॉइंट्स इस ट्राइंगल में होंगे A2 में, उतने ही पॉइंट इस ट्राइंगल में होंगे A1 में। तो मतलब ट्राइंगल जो हमसे पूछा गया है, इस ट्राइंगल A1 में कितने पॉइंट्स होने चाहिए अंदर, वो होने चाहिए हमारे 380/2, विच विल बी इक्वल टू
विच विल बी इक्वल टू 190। तो हमारे जो पॉइंट्स होने चाहिए इसके अंदर ये 190 होने चाहिए। तो आज मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, और बाकी आप वीडियो देखते रहिए जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओ। अच्छी सी प्रिपरेशन करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जेईई एडवांस। अच्छे से प्रिपेयर करिए। अच्छा, इसको मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि ये जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई एडवांस के। अगर कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं एग्जाम में वो इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मोर और लेस उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का वेरिएशन करके वो लोग प्रॉब्लम सेट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इस अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए लास्ट मंथ में, जैसे कि फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ब्रेन में, तो इसको आप एक या दो बार कर लो। और अगर आप इजीली नहीं कर पा रहे तो एक दो बार कर लो, और अगर इजीली कर पा रहे तो एक बार कर लो, ओके है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसी में भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका जो स्टेप, आपका जो प्रोसीजर होना चाहिए अटेम्प्ट करने का, वो कैसा होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को करते हो, करने के बाद सोचो, करने के बाद वहीं पे रुक जाओ, और रुकने के बाद सोचो कि इसमें आप क्या क्या ट्विकिंग कर सकते हो, मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि सपोज अगर आपसे पूछा गया किसी प्रॉब्लम में, सपोज मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैथ्स में अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना, तो खुद सोचो कि अगर इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछ लिया जाता तो मैं कैसे करता, और अगर लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ लिया जाता तो मैं कैसे करता, है ना, ऐसे करके। तो और अगर और बाकी चीज दूसरी क्या हो सकती है कि स्लोप ऑफ ए डायगोनल पूछा जाए तो मैं कैसे करता, है ना। तो स्लोप, जो चीजें अननोन है, जो चीजें नहीं पूछी गई हैं, वो जो चीजें उसमें नहीं पूछी गई हैं उन चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए, तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो जेईई एडवांस के लिए। तो ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, और ऐसे ही मैथमेटिक्स में। तो हर एक प्रॉब्लम को एज ए, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उस तरह से ना देख के, उस प्रॉब्लम में जो आप चेंजेस कर सकते हो, उस चेंजेस, हल्के फुल्के चेंजेस अगर हो जाते क्वेश्चन में, कर दिए जाते, या कोई वो एग्जामिनर करे उससे पहले आप कर लो, तो वो करते, अगर उस वो चेंजेस करते, और वो चेंज करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब अगर उसमें उसकी जो अननोन जो चीज है उस क्वेश्चन में, जो कि उसने नहीं पूछी है, एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, वो चीज अगर दे दी जाती तो उसको आप कैसे सॉल्व करते, वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर जेईई एडवांस। तो उसके लिए फोकस रहिए। और आपका मेन मोड क्या होना चाहिए अगर इन वीडियोस को देखते हो आप, तो जैसे आप क्वेश्चंस को देखो, पॉज का क्वेश्चन देख के पॉज करो, पॉज करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो अपने वे में। जरूरी नहीं है जो मैं वे लिख रहा हूँ वही सेम वे से आप सॉल्व करो, अपने वे से सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। और अगर नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं आया है, तो इसका मतलब आप उसको सॉल्यूशन को देख लो। एक बार आएगा, दूसरी टाइप, फिर दोबारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये मेथड होना चाहिए, तरीका। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एग्जामिनेशन में खुद ही सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, है ना, वहाँ तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं। तो इसलिए सॉल्यूशन को एज ए हेल्प लो, मतलब वो एक ऐसे, मतलब मेरा कहने का मतलब है प्रिपरेशन ऐसे मत करो कि क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देख लिया विदाउट सॉल्विंग, ओके आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ये सही तरीका नहीं है, और इससे आप ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हो। तो ये है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस ऐसे डालूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेईई एडवांस के होंगे। कोशिश करूंगा मैं इन 30, जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये वीडियोस डाल पाऊँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों वीडियोस डालूंगा। ओके, तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।